बुलेटिन की सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां अभी भी गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है और इसी बीच में एक महिला को यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया। ये बड़ी खबर आपको दे दें, ये महिला गर्भवती है, ये बीच रास्ते में फंस गई थी। इसके बाद इसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और इसके बाद 20 मिनट की मशक्कत के बाद महिला को रेस्क्यू किया गया। सड़क के दूसरी छोर से इस ओर लाया गया, अस्पताल तक पहुंचाया गया। देखिए एसडीआरएफ ने गर्भवती महिला को किस तरह से बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, खिसकते हुए चट्टानों के बीच में रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया है। यहाँ जवानों के जज्बे को सलाम, अपनी जान जोखिम में डाली और उसके बाद महिला को रेस्क्यू करके लाया गया। दरअसल ये परिवार फंस गया था, गर्भवती महिला थी, इस ओर आने का प्रयास खूब किया गया लेकिन आ नहीं पाए। पुलिस को सूचना दी गई तो फिर एसडीआरएफ की टीम पहुंची मौके पर। एसडीआरएफ आई और एसडीआरएफ ने महिला को रेस्क्यू किया और ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वाकई अच्छी हैं, तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में हालत क्या है कि गर्भवती महिला है। गर्भवती महिला को वहां पर इलाज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं नहीं, व्यवस्थाएं नहीं। आप अंदाजा लगाइए क्या हालात है ऊपर। तो बात करते हैं बड़कोट की। यमुना घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले हिस्सों में हवा के साथ जमकर बारिश हो रही है और बड़कोट में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का दौर लगातार जारी है और पहाड़ों पर बारिश की वजह से मैदानी हिस्सों में ठंडक पहुंचती है। हालांकि अभी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी हिस्सों पे पड़ता नहीं दिखा है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी है, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर किस तरह का मौसम है वो आप देख सकते हैं। बात अब रामनगर की करते हैं। रामनगर में ढेला के पास में एक हाथी बाइक सवारों के पीछे पड़ गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक में 2 लोग रामनगर से ढेला आ रहे थे, तभी एक हाथी ने उनका रास्ता रोक लिया। वो वहां से उसके जंगल में जाने का इंतजार कर रहे हैं कि अचानक हाथी ने उन पर ही हमला करने की ठान ली। हाथी से दूरी होने के चलते बाइक सवार वहां से बाइक को मोड़कर भागने में कामयाब हुए। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है आज और आज अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सीएम तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पीएम और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या बड़ी बातें रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है कि जिन भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, चाहे वो जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हो, रक्षा मंत्री से मुलाकात हो, गृह मंत्री से मुलाकात हो। और ये तस्वीरें हैं उसी कॉन्फ्रेंस हॉल की जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मुख्यमंत्री को और सभी मीडियाकर्मी वहां पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का और मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद आएंगे तो एबीपी गंगा पर भी मुख्यमंत्री क्या कहेंगे आप सुन सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर पर, उस जगह पर मीडियाकर्मी मौजूद हैं, बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से हुई है, रक्षा मंत्री से हुई है, सड़क एवं परिवहन मंत्री से हुई है। तो इन मुलाकातों में क्या रहा है, उत्तराखंड के लिए क्या बातचीत हुई है, विकास को लेकर क्या बातचीत हुई है, ये वो जानकारी दे सकते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे। तीसरे दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास के कार्यों की जानकारी दी, जिसमें बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में चल रहे विकास के कार्य भी हैं, पुनः निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उसकी जानकारी दी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारियों और प्रदेश में हो रहे टीकाकरण के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा, सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री से मिले वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता सकते हैं कि मुलाकात में क्या रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड में 65 दिन के बाद सबसे कम मामले सामने हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 395 नए केस आए हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को 364 मामले सामने आए थे और नए मामलों से ज्यादा संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 15,000 से कम आ गए हैं।
लेकिन अगर हम उत्तराखंड की आबादी और यहां संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या और समय अवधि को देखें तो इस हिसाब से एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो उस तेजी से नहीं गिर रही जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में गिरी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम तुलना करें तो अभी आसपास ये है एक्टिव केसेस की संख्या यूपी और उत्तराखंड में, जबकि यूपी में कई गुना ज्यादा थे एक्टिव केसेस, लेकिन कम वक्त में वहां पर एक्टिव केसेस की संख्या गिरी है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन टेस्टिंग कितनी हो रही है? टेस्टिंग के बारे में आप दर्शकों को जरूर बताएं कि टेस्ट कितने किए जा रहे हैं। दूसरा, इस वक्त बैकलॉग कितना है? और जो एक्टिव केसेस है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बड़े राज्य में जहां कई गुना ज्यादा एक्टिव केस थे, वो बिल्कुल लगभग इस 15,000 के आसपास है वहां पर एक्टिव केसेस, और उत्तराखंड में भी अभी 15,000 से कुछ ही कम आंकड़े हुए हैं। तो ये तो चिंता वाली बात है कि एक्टिव केसेस उस तेजी से नहीं गिर रहे हैं जिस तेजी से यहां कोरोना के संक्रमण के आंकड़े या केसेस गिर रहे हैं। राजीव, देखिए, अब कोविड के मामलों में जरूर गिरावट आई है, चाहे वो मौत के आंकड़े हो, और लगातार टेस्टिंग प्रक्रिया भी चल रही है और हजारों की संख्या में ऐसे केस हैं जो एक्टिव केसेस हैं। अब लगातार राज्य सरकार की ये पहल होगी। अब जिस तरह से उत्तराखंड में मामलों में गिरावट आई है, चाहे मौत के आंकड़े हो चाहे कोविड के केस हो, उसके बाद में अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब उत्तराखंड में हो, और यही वजह है कि राज्य सरकार पर एक दबाव था। आखिरकार जब अनलॉक की प्रक्रिया हो तो व्यापारी संगठनों को जरूर राहत दी जाए, और ऐसे में राज्य सरकार ने कल एक आंशिक संशोधन करते हुए ऑर्डर जारी किया जिसमें व्यापारियों को राहत दी गई है। उसमें हौजरी की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है और तमाम अन्य शॉप्स हैं। और मैं एक नज़ारा आपको दिखाऊं कि ये राजधानी देहरादून का मुख्य बाजार पलटन बाजार है, जहां आप देख सकते हैं कि आज उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया तो जरूर शुरू हो गई है, और ऐसे में 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी आज और आगामी 11 तारीख में ये दुकानें खोलने का एक राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, अनुमति दी है। लेकिन एक बात और समझनी होगी राजीव कि जिस व्यापारी की कोई भी दुकानें हो, हालांकि एक जो ऑर्डर है उसमें कुछ नियमित ही, यानी कुछ दुकानों को ही खोलने का एक आदेश जारी किया गया है, लेकिन ये पलटन बाजार है, आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि जिस व्यापारी की जो भी दुकान है वो खोल रहा है, चाहे वो बर्तन की दुकानें हो, शूज की दुकानें हो, या फिर तमाम अन्य उपकरणों की दुकानें हो, इसके साथ साथ खिलौनों तक की दुकानें खोल दी गई है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लगातार लॉकडाउन से व्यापारी किस तरीके से प्रभावित हो रहा था, लॉकडाउन की मार थी। अब व्यापारियों के सामने इस बात का संकट है कि आखिरकार जो एक राज्य सरकार की ओर से एक राहत दी गई है कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खोलने का समय रखा गया है, तो ऐसे में एक ज़रूर उनको राहत तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आस व्यापारी इस बात की लगा रहे हैं कि जल्द ही राज्य सरकार फुल फ्लैश समय ऐसा निर्धारित कर दे ताकि जो रोजी रोटी का संकट व्यापारी के सामने आ रहा है वो ना हो। लिहाजा पूरे प्रदेश में आज से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, और ऐसे में 8 बजे से लेकर सुबह दोपहर 1 बजे तक मार्केट खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हौजरी की दुकानें हैं, बर्तन की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, तमाम अन्य जितने भी संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनको खोलने की अनुमति इजाजत है। आप मार्केट में थे, पलटन बाजार की तस्वीरें भी विनोद आपने दर्शकों को दिखा दी हैं कि वहां पर दुकानें खुल गई हैं। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोग उतनी संख्या में भी पलटन बाजार में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक अपील एबीपी गंगा की है कि बाजार में आप जा रहे हैं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। 24 घंटे में 5 और नए केस मिले हैं। एक मरीज की 24 घंटे में ब्लैक फंगस की वजह से मौत हुई है, और अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 304 मरीज हो गए हैं और 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्लैक फंगस के केसेस में 24 घंटे में 5 नए केस आए हैं। 24 घंटे में एक मरीज की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हुई है। ब्लैक फंगस के प्रदेश के आंकड़े हैं 304 ब्लैक फंगस का ये आंकड़ा पहुंच गया है। देहरादून से 276, तो नैनीताल जिले से 26 केस आए और उत्तरकाशी जिले से भी केस आया ब्लैक फंगस का। एक केस उत्तरकाशी जिले से भी ब्लैक फंगस का आया है। ये ब्लैक फंगस का जिलेवार आंकड़ा है। ये किस जिले से कितने केस आए? सबसे ज्यादा देहरादून से। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस की बात करें तो 5 नए केस आए हैं। 24 घंटे में एक की मौत हुई है। प्रदेश में 304 ये संख्या पहुंच गई है। डेटा हमने आपको बताया, लेकिन अब तक 48 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो गई है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुओं को डाक और कुरियर से बाबा केदार का प्रसाद मिलेगा।
और जल्द ही फोन के जरिए केदारनाथ आए श्रद्धालुओं से संपर्क होगा। केदारनाथ सोवेनियर ग्रोथ सेंटर ने तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं का डेटा तैयार किया है। भोजन भेजने की, प्रसाद भेजने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। ये प्रसाद भेजने की दरअसल कार्य योजना है जो तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के नाम से बाबा के मंदिर में पूजा भी की जाएगी। तो अभी चारधाम यात्रा बंद है, चारधाम यात्रा स्थगित की गई है कोविड की वजह से। हालांकि मांग अब तेज हो रही है कि चारधाम यात्रा शुरू कर दी जाए, लेकिन इस बीच में जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था इंतजाम। दिल्ली दौरे पर इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह, ये भी एक बड़ी खबर आपको दे दें। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस के बड़े लीडर्स में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हैं जो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। आपको यहां बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। वो पहले ही दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात होनी, ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला। आपको ये बता दें कि हरीश रावत कोविड के संक्रमण के काल में उससे पहले ये लगातार पोस्ट डालते आ रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, कह रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस को जो चेहरा है वो अभी बता देना चाहिए कि वो चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच में बड़े बड़े नेता दिल्ली में, विनोद हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। विनोद, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का दिल्ली में होना और इंदिरा हृदय प्रीतम सिंह का एक साथ और हरीश रावत का पहले से वहां पर डटा होना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या चर्चा होने वाली है, किससे मुलाकात होने वाली है इन कांग्रेसी लीडर्स की? राजीव, देखिए राज्य में अब 2022 में इलेक्शन होना है और राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा अपनी तैयारी में जुटी है तो वहीं कांग्रेस भी लगातार इस मंथन में है, आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही इस बात को कबूल कर चुके हैं, अगर सेनापति 2022 का नहीं होगा तो आखिरकार जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा और कार्यकर्ता किस तरीके से एकजुट होंगे। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय भी आज दिल्ली पहुंच गई है। मंथन इस बात पर होगा कि आखिरकार 2022 की रणनीति उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या होगी, सेनापति कौन होगा, किसके चेहरे पर आलाकमान मोहर लगाता है, आखिरकार कौन चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, कौन चेहरा होगा। इसको लेकर आज केंद्रीय आलाकमान में आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की है जिसमें प्रदेश से लगातार जितने भी दिग्गज नेता हो, चाहे वो हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हो या प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, तमाम दिल्ली में डटे हुए हैं और जिसके चलते आज तमाम गतिविधियों पर जरूर हम नज़र रखेंगे। और यही वजह है कि लगातार प्रदेश की जो एक भूचाल मानकर चल रही है कांग्रेस की, आखिरकार 2022 सबसे बड़ी लड़ाई अब कांग्रेस के सामने है, तो उसको लेकर रणनीति किस तरीके की होगी। मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर अभी कांग्रेस क्लियर नहीं कर पाई है, जिसके चलते तमाम ऐसी रार कांग्रेस में देखने को मिली थी। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरीश 2022 के लिहाज से ये कांग्रेस की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने फिर उत्तराखंड के लिए कोविड राहत सामग्री भेजी। आध्यात्मिक गुरु श्री एम के सहयोग से 14,000 ऑक्सीपल्स मीटर, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और कुछ मिनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उत्तराखंड भेजा गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते तो वो उत्तराखंड की जनता के लिए जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि उनका मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जो कि कोविड वायरस का दंश झेल रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर, लगभग 14,000 से अधिक ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग ये अभी उत्तराखंड के लिए भेज रहे हैं। उत्तराखंड के जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं इला जी, ये भी यहाँ पर आई हैं इनको रिसीव करने के लिए। ये सामान उत्तराखंड के तमाम जनपदों में भेजा जाएगा और उत्तराखंड के अंदर जो कोविड से लड़ने के लिए हम लोग आगे जो जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि दोबारा कभी ऐसी लहर प्रभु ना करे कि आए, तो उससे लड़ने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए राज्य सरकार मई में ही वात्सल्य योजना लाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक इस योजना का शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इस वजह से धरातल पर अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। अब इसे लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने गहरी नाराजगी जताई। रेखा आर्य ने कहा कि वात्सल्य योजना के धरातल पर लागू होने में जितना विलंब होगा, ये सीधे तौर पर उन अनाथ बच्चों के हितों का हनन होगा जो कोरोना काल में अपने माता पिता को खोकर अनाथ हो चुके हैं। अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ करी थी, जो कि कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक नहीं रहे
तो एक ऐसी महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, जिसको हमारा विभाग लगातार उसका प्रारूप तैयार भी कर रहा है। चूँकि हमारे विभाग के माध्यम से ही नहीं बल्कि इसमें समावेशी विभागों के माध्यम से भी इसमें सबकी सहमति की आवश्यकता है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी को इसकी पहल कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम यदि मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा सचिव का भी रोल है, यदि हम मुफ्त खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न सचिव का भी रोल है, यदि हम तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा के सचिव का भी रोल है। उधम सिंह नगर के जसपुर में स्थित नांदेड़ शुगर मिल में भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। उसके बाद राज्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। वहाँ पर चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में मुझे जानकारी दी। कई साल से काफ़ी भ्रष्टाचार वहाँ पर हुआ है और कई बार उन्होंने जांच की मांग भी की है, लेकिन वो जांच नहीं की गई। तो मैं अब इस सारे मामले को संज्ञान में लूँगा और जो भी इसमें दोषी पाएगा उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे और उन्होंने यूथ फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के घर पर पहुंचे और उनकी माता के निधन पर शोक जताया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीकाकरण को लेकर कहा कि 25 जून तक काफी संख्या में वैक्सीन मिल जाएगी और दिसंबर तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। 25 जून तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी और अगस्त आते आते कोई कमी नहीं होगी। दिसंबर तक लगभग देश के जो भी वयस्क हैं सबका वैक्सीन। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की तीरथ सिंह रावत सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली की गई है। जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब से इम्यूनिटी घटती है, जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानों में जो भीड़ लगती है शराब खरीदने वालों की उससे कोरोना का फैलाव होता है, तो ऐसे समय पर जरूरी सामान के लिए दुकान 1 या 2 दिन खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान 3 दिन खुलेगी। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को परिलक्षित करता है कि ये सरकार शराब बेच करके कोरोना फैलाना चाहती है और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। नैनीताल में बलिया नाला में बने कृत्रिम झील से पानी बोर करने की संभावना पर डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया। उस दौरान जिलाधिकारी के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम धीराज गर्ब्याल ने यह बताया कि लगभग 1 MLD पानी निकालने का प्लान किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से निकले शुद्ध पानी से तल्लीताल इलाके की पेयजल समस्या तो हल होगी ही, साथ ही भूमिगत जल खत्म होने से भूस्खलन का खतरा भी कम हो जाएगा। यहाँ पे दोषी अगर उनको बुलाते हैं कभी इंसान अपनी तय मंजिल पर ना पहुंचकर किसी और मुकाम पर पहुंच जाए तो वैसा कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही होता है। ऐसा ही धारचूला तहसील के छोटे से कस्बे बलुआकोट के पंथा गांव के युवक वीरेंद्र सिंह की कहानी है। वीरेंद्र का सपना था डॉक्टर बनने का, पर वीरेंद्र डॉक्टर का मुकाम तो हासिल नहीं कर पाए, पर बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर वो कामयाब हो गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 12 जून को होने वाले पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां शुरू हो गई और इसी क्रम में जेंटलमैन कैडेट्स ने परेड का रिहर्सल किया और इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन किया गया। वहीं परेड के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स के परिजनों को आने की इजाजत नहीं दी गई।